नमस्कार। हाल ही में संसद का मानसून सेशन समय से पहले समाप्त हो गया और ये चौथा लगातार ऐसा सेशन है जो समय से पहले ही खत्म हो गया। इस सेशन का समय से पहले विघटन होना इसलिए चिंता का विषय है कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जैसे कोविड-19 पैंडेमिक, पैगासस इशू, इसके अलावा ओबीसी बिल, बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के थे वो संसद में चर्चा ही नहीं हो पाए और इससे संसदीय व्यवस्था की जो अवधारणा है, जो महत्व है, उसे ठेस पहुंची है। इसी बात को दिमाग में रखते हुए हमने आज चर्चा का विषय चुना है भारतीय संसदीय व्यवस्था, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। भारतीय संसदीय व्यवस्था जो है, इसको आपको इस रूप में समझना है कि जिस समय हमने संसदीय व्यवस्था को अपनाया उसके पीछे एक बड़ा परम उद्देश्य था कि राष्ट्र की एकता अखंडता को सुझाया जाए। भारत एक विविधतापूर्ण देश है। यहाँ पे भौगोलिक, भाषाई, क्षेत्रीय, धार्मिक कई प्रकार की विविधता मौजूद है और इस तमाम विविधताओं को हमें संजोए रखने के लिए आवश्यक है कि हम इस प्रकार की एक संसदीय व्यवस्था, एक मजबूत संसदीय व्यवस्था को बनाएं ताकि हमारा जो लोकतंत्र सिस्टम है, जो डेमोक्रेसी है, उसे हम और मजबूत कर पाए और डेमोक्रेसी माध्यम से जिन लक्ष्यों को अचीव करना चाहते हैं उनको पूरा कर पाए। तो ये तो हो गया संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में महत्व जो मैंने बताया कि भारत में क्यों हमने सिस्टम को अपनाया। इस संसदीय व्यवस्था के माध्यम से हमने तय किया है, ये सुनिश्चित किया है कि समाज के हर वर्ग, देश के हर एक क्षेत्र और हर एक धर्म जाति के लोगों को संसदीय व्यवस्था के माध्यम से लोकतांत्रिक व्यवस्था जोड़ा जाए। लेकिन पिछले कुछ समय से संसदीय व्यवस्था में कई प्रकार की कुरीतियां, कई प्रकार की समस्याएं आ रही है और इससे कहीं ना कहीं हमारा जो लोकतांत्रिक सिस्टम है वो कमजोर हो रहा है। तो आज हमने चर्चा का विषय चुना है भारतीय संसदीय व्यवस्था। मैंने शुरुआत में एक प्रश्न बनाने की कोशिश करी है। अब हम संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में देखेंगे कि संसदीय व्यवस्था में क्या कार्य संसद हमारी करती है। संसद, जो भी हम सरकार चुनते हैं, उस सरकार की जिम्मेदारी को तय करने में संसद की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार की जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी। और मैंने कहा था कि जो भी सरकार है उसकी अकाउंटेबिलिटी दो प्रकार की होती है, एक्ट ऑफ कमीशन और एक्ट ऑफ ओमिशन। एक्ट ऑफ कमीशन की किसी भी विषय पे सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए गए उसके प्रति उनकी जवाबदेही, और किसी विषय पे सरकार के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है तो भी उसके प्रति उनकी जिम्मेदारी। उदाहरण के तौर पर कि कोविड-19 में सेकंड लहर में जो ऑक्सीजन सप्लाई की शॉर्टेज है उसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाए, सरकार से उसके संबंध में जिम्मेदारी तय की जाए। इसके अलावा सरकार ने जो बेरोजगारी बढ़ी उसके लिए क्या कदम उठाए, सरकार उसके लिए जवाब दे। इस तरह से हमने दो प्रकार से सरकार की जिम्मेदारी तय करने में संसदीय व्यवस्था के माध्यम से ये जवाबदेही की अवधारणा रखी है और ये जवाबदेही बहुत आवश्यक है क्योंकि अंत में लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार जनता के प्रति जिम्मेदार है और सरकार की जिम्मेदारी तय करने के लिए इस प्रकार से हमने संसदीय व्यवस्था को बनाया है। कैसे बनाया, क्या टूल क्या है, इसका उपकरण क्या है इस अकाउंटेबिलिटी को शुरू करने का। तो हमको पता है कि संसद में जो पहला 1 घंटा होता है वो प्रश्नकाल होता है और इस प्रश्नकाल में सरकार से माननीय सदस्य उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में प्रश्न पूछते हैं, जो कि ओरल भी हैं और लिखित रिटन भी हैं, स्टार्ड अनस्टार्ड। ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं, बेसिकली इस प्रश्न पूछने पीछे कई बार उद्देश्य होता है कि सरकार के द्वारा जो किया गया वो पूछा जाए और सरकार ने नहीं किया तो सरकार को वहां पर ध्यान आकर्षित किया जाए कि अमुक विषय, अमुक इलाके में समस्या है, इसका आपने क्या काम किया है, क्या काम नहीं किया, या क्या आप काम कर रहे हैं, कब तक करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नकाल है। इसके माध्यम से जनता के प्रति सरकार की जो जिम्मेदारी वो तय करते हैं माननीय सदस्य, क्योंकि हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नहीं है। हमारे प्रतिनिधि हम चुन के भेजते हैं, हमारे प्रतिनिधि हमारी तरफ से वो सारी भूमिका निभाते हैं जो लोकतंत्र में निभाने के लिए दायित्व उनको सौंपा गया। तो ये एक व्यवस्था हुई प्रश्नकाल को लेकर। प्रश्नकाल के अलावा संसद में कानून, लॉ
भी बहुत महत्वपूर्ण कामकाज है। बाकायदा इसके लिए बिल आया जाता है और बिल जब इस पूरी संसदीय व्यवस्था से गुजरता है, पूरी तरह पारित होता है, तो वो फिर कानून में परिवर्तित होता है। तो ये भी संसदीय व्यवस्था की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा सरकार की जो वित्तीय कामकाज है, फाइनेंशियल जो सरकार के कामकाज है, उसको भी तय करने में संसदीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये तो हो गई संसदीय व्यवस्था की भूमिका को लेकर चर्चा। अब हम आते हैं कि वर्तमान में संसदीय व्यवस्था में कहां गिरावट आ रही है। तो हम देख रहे हैं कि संसद में आमतौर पर सेशन समय से पहले ही समाप्त हो गया। ये तो इसी बात की समस्या है, सेशन जो निर्धारित रखा गया था वही पूरा नहीं हो पाया। दूसरा, हो हंगामे कान, संसद का जो पहला सत्र है वो चल ही नहीं पाता, प्रश्नकाल ही नहीं हो पा रहा है। यह भी देखा गया कि जो महत्वपूर्ण बिल हैं वो बिना कमेटी सिस्टम के, बिना पार्लियामेंट्री कमेटियों के स्क्रूटनी के वो डायरेक्ट ही लॉ बन जाते हैं, और ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि जो बिल है उसको अधिक से अधिक बार स्क्रूटनाइज किया जाए, उसके एक एक प्रावधानों पर चर्चा की जाए, और इसको करने का सबसे बढ़िया तरीका, सबसे उत्तम तरीका जो है वो है संसदीय कमेटियां, जिसमें सदस्य आमतौर पर ज्यादा निर्भीक होकर, ज्यादा खुलकर अपनी बात रख पाते हैं, क्योंकि कमेटी प्रणाली जो होती है वो एक तरह से संसदीय कामकाज से थोड़ा अलग काम करती है, क्योंकि ये एक तरह से बंद कमरे की प्रणाली है। इसमें माननीय सदस्य अपनी पार्टी की जो एजेंडा है या पार्टी की जो विचारधारा है उसको वहां खुल के रख सकते हैं बिना किसी भय के। संसद में तो होता है कि उनको ऐसा व्यवहार करना पड़े किसी बिल पे जो उनकी पार्टी के लिए अनुकूल हो, लेकिन वो स्वयं उसमें उसको सही नहीं मानते। कमेटी सिस्टम में उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई लाइव टेलीकास्ट नहीं, वो चाहे तो अपनी बात पेश कर। तो आम सहमति बनाने का देखा गया कि बहुत बढ़िया तरीका होता है पार्लियामेंट्री संसदीय कमेटी, और इसके लिए हमारे संसदीय कमेटी बनाई गई। और इन कमेटियों में जो मेंबर्स होते हैं उनको भी इससे लाभ होता है, क्योंकि वो जब एक ही कमेटी में काम करते हैं तो इससे देश के भिन्न भिन्न विषय, जैसे रक्षा क्षेत्र की कमेटी काम किया रक्षा के बारे में जानकारी, कृषि में काम किया तो कृषि वाली जानकारी, इसके अलावा आपने वित्त मंत्रालय कमेटी काम किया तो वित्त में जानकारी, तो इनको अधिक विषय की जानकारी मिलती है, और इस सबसे उन्हीं के द्वारा उन्हीं के ज्ञान का जो स्तर बढ़ता है, आगे आके इसका फायदा संसदीय व्यवस्था को मिलता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम भारत में अच्छा काम नहीं कर रहा है। कई बार बिल, महत्वपूर्ण बिल जो है संसद के पटल पे कमेटियों भेजे नहीं जाते हैं, तो ये एक समस्या है। कई बार ये भी देखा गया कि कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो भी पूरा इंटरेस्ट लेते हैं कमेटी के कामकाज में, और उनके इंटरेस्ट ना लेने से जो बिल उनके पास भेजा गया स्क्रूटनी के लिए उसके साथ न्याय नहीं हो पाता। तो ये भी एक समस्या हम देख रहे हैं पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम के अंदर। हम ये भी देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से भारत में जो बजट सेशन है, साल का पहला सेशन होता है, बजट सेशन होता है, उसमें भी कामकाज सुचारू नहीं चल पा रहा है। और तो और बजट जो पास हो रहा है, डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स जो आ रही हैं उन पे चर्चा ही नहीं हो पा रही। आखिर में समय कम होता है तो गुलोटिन लाके पास कर रहे हैं, और गुलोटिन कोई स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की जो वित्तीय दायित्व है, सरकार के जो वित्तीय कामकाज हैं, सरकार के जो फाइनेंशियल वर्क है, उसको प्रॉपर स्क्रूटनाइज नहीं कर रहा संसद, ये इसको शो करता है। तो इस प्रकार से भारतीय संसदीय व्यवस्था में कई प्रकार की खामियां, कई प्रकार की गिरावटें हम देख रहे हैं आ रही है। एक और चीज हम देख रहे हैं कि भारतीय संसदीय व्यवस्था में आजकल एक बड़ा प्रश्न उठता है संसद के जो पीठासीन अधिकारी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, उनके व्यवहार को लेकर। आमतौर पर विपक्ष आरोप लगाता है कि जो पीठासीन अधिकारी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, वो रूलिंग पार्टी के प्रभाव में आके निर्णय दे रहे हैं, सदस्यों को सस्पेंड कर रहे हैं, या उनके ऊपर कोई अनुशासनात्मक डिसिप्लिनरी एक्शन ले रहे हैं। इस तरह के आरोप भी लगते रहे, और इसके लिए एक और बड़ा जो विषय चर्चा करता है वो रहता है कि दल बदल कानून के आधार पर अयोग्यता यह तय करनी पड़ती है स्पीकर के पास हो। कई बार स्पीकर की दल बदल, एंटी डिफेक्शन लॉ के मामले जो निर्णय लिए गए वो भी संदेह घेरे में रहे। तो ये मैंने कुछ आपको
जो बड़ी संसदीय व्यवस्था की समस्या है वो समझाई। एक चीज आपको जरूर जानना चाहिए कि संसदीय व्यवस्था हमने जो बनाई थी उसमें हमने इस बात को ध्यान रखा था कि चेक एंड बैलेंस, सेपरेशन पावर, मॉन्टेस्क्यू जो प्रिंसिपल है, शक्ति के पथखंड सिद्धांत, उसको हमने अपनाने की कोशिश की थी। हमने कोशिश की थी कि न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, इनके कामकाज में एक सेपरेशन बना दें। और हमने ये संसदीय व्यवस्था के माध्यम से जो एग्जीक्यूटिव है उससे लेजिस्लेटिव को अलग करने का प्रयास किया गया था। लेकिन अभी देख रहे हैं कि ये जो चीज है, ये जो हमने सेपरेशन किया था, ये उतना बेहतर काम नहीं कर रहा है, इसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं। हम आते हैं हल पे, सॉल्यूशन क्या किया जाए, किस प्रकार के नए कदम उठाए जाए, संसदीय व्यवस्था को और बेहतर कैसे किया जाए। तो जैसे मैंने बताया कि प्रश्नकाल नहीं चल पा रहा, संसद में हो हंगामी भीड़ जा चढ़ रही है, तो इसमें एक बड़ा कारण यह भी देखा गया कि कई बार ऐसा भी देखा गया कि एक ही पार्टी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है और जब विपक्ष कमजोर होता है तो उनमें तालमेल का अभाव हो जाता है, और तालमेल, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन से भी इस तरह की घटनाएं, इस तरह के हो हंगामे सदन में बढ़ती है। तो पहला हल तो यह चाहिए कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तालमेल, कोऑर्डिनेशन के लिए एक मैकेनिज्म बनाया जाए। अधिक से अधिक इनफॉर्मल उनके बीच में संसदीय कार्यों को लेके बातचीत, वार्तालाप, कम्युनिकेशन, संवाद स्थापित करने का प्रयास किया जाए, ताकि दोनों ही सत्ता पक्ष और विपक्ष संसद के सुचारू संचालन को संभव करें, कोशिश करें कि संसद में गतिरोध पैदा ना हो। इसके सदस्यों को भी मॉक ट्रेनिंग दी जाए, संसदीय व्यवस्था के प्रति उनको अवेयर किया जाए, संसदीय जो समय है, प्रश्नकाल आदि, उसका महत्व उनको बताया जाए, और रचनात्मक कंस्ट्रक्टिव व्यवहार वो कैसे अपनाए इसके लिए उनको प्रेरणा दी जाए, और यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जाए, ये भी प्रयास होना चाहिए। इसके अलावा मैंने कहा कि संसद में एक संसदीय प्रणाली, तो संसदीय प्रणाली के लिए ये कमेटी प्रणाली की बहुत आवश्यक है कि संसद से जो भी कानून बने उसके लिए एक नियम बनाया जाए कि लगभग हम हर एक कानून को पास करने पहले उस बिल को पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जरूर भेजेंगे। कोशिश की जाए कि मैक्सिमम बिलों को पार्लियामेंट्री कमेटी के पास स्क्रूटनाइज करवाया जाए बिलों को, ताकि बिल यदि स्क्रूटनाइज होंगे कमेटी के द्वारा तो उनमें ज्यादा बेहतर तरीके से संसद में, सदन में विपक्ष और सत्ता पक्ष आपस सहयोग कर सकेंगे, यह भी होना चाहिए। तीसरा मैंने कहा था कि लोकसभा के स्पीकर को लेकर भी कई बार गतिरोध होता है, और उस गतिरोध के कारण सत्ता पक्ष विपक्ष आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते। इसके पीछे कारण यह कि भारत में जो पीठासीन अधिकारी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, स्पेशली लोकसभा के अध्यक्ष, वो आमतौर पे देखा गया कि रूलिंग पार्टी से होते हैं, और वो रूलिंग पार्टी के एक्टिव मेंबर्स भी होते हैं, और संसद में उनकी भूमिका होती है न्यूट्रल रहने की, और ये दोनों चीजें आपस में क्लैश करती हैं, जिस कारण से कई बार जो लोकसभा स्पीकर हैं उनके व्यवहार पे भी प्रश्न चिन्ह लगता है। तो इसके लिए हम ये कहते हैं कि लोकसभा स्पीकर के पद को और कैसे हम इंडिपेंडेंट बनाएं और कैसे उसको न्यूट्रल करें, इस पे काम करें। हालांकि दल बदल कानून में ये प्रावधान है कि लोकसभा स्पीकर बनने वाले पद छोड़, अपनी पार्टी छोड़ देता है तो उसको दल बदल कानून नहीं, लेकिन भारत में इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। तो इसका जो कानून में प्रावधान, इसको हम कैसे इस्तेमाल करें, यह भी हमारा एक प्रयास होना चाहिए। और दूसरा, स्पीकर के चुनाव के समय कोशिश ये हो कि वो किसी पार्टी विशेष से ना चुनकर उसकी व्यक्तिगत योग्यताओं के आधार पर सभी दल मिलकर चुने, ताकि उसके द्वारा किए गए किसी भी काम के किसी पार्टी विशेष आरोप लगाया गए कि ये पार्टी के फलानी पार्टी के प्रभाव में काम किया है या ऐसा आदि आरोप उन पर लगे, तो ये हमको करना चाहिए। इसके अलावा एक और तरीका है कि कुछ शक्तियां ऐसी स्पीकर के पास हैं जो कहीं ना कहीं उसके कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट को पैदा कर देती हैं, जैसे दल बदल के आधार पर अयोग्यता को तय करना, ना तो टाइम फ्रेम उसका कुछ फिक्स है, और अयोग्यता को तय करने शक्ति जो अंत में है लोकसभा स्पीकर के पास है। तो इसके लिए तरीका यह है कि एक माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज जो हाल ही रिटायर्ड हुए हैं, उन्होंने अपने एक
फैसले में कहा था कि दल बदल के लिए, अयोग्यता को तय करने के लिए अलग से एक सिस्टम, एक अलग से कमेटी, एक अलग से इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल आदि बनाया जाए, वो तय करे बजाय स्पीकर के, ताकि स्पीकर के ऊपर दलीय भावना से निर्णय लेने का जो आरोप लगता है वो लगे। तो ये कुछ मैंने आपको सुधार बताए, और अंत में निष्कर्ष यह कि भारतीय संसदीय व्यवस्था एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है भारतीय एकता, अखंडता और लोकतंत्र को मजबूत करने की। और यदि हम इसमें निरंतर सुधार करते हैं, कोई भी चीज ऐसी नहीं संसार में जो सुधार नहीं मांगती, संसदीय व्यवस्था में भी नई चुनौतियां आती हैं, नई समस्या आती हैं, तो यह भी निरंतर एक सुधार की प्रक्रिया है जिसको हमको करना पड़ेगा। लेकिन हम सुधार समय समय करते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय संसदीय व्यवस्था वो सारे उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम है जिसको लेके इसको बनाया गया। तो आज का हमारा चर्चा का विषय यही है। आप लोग एक मेंस का क्वेश्चन लिखिएगा कि भारतीय संसदीय व्यवस्था में वर्तमान में किस प्रकार की गिरावटें आ रही हैं, उसे दूर करने के उपाय पर चर्चा कीजिए। ये फुल क्वेश्चन है मेंस के लिए, जो आपको लिख के हमें शेयर करना है, और मैं इस पर अपने व्यूज आपको शेयर करूंगा। धन्यवाद।